बस्तर में लगातार आदिवासियों की आवाज़ बन चुकी, देश भर में आदिवासियों के संघर्ष की आवाज़ बन चुकी सोनी सोरी आज हमारे साथ हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके जीवन के संघर्षों के बारे में और बस्तर में आदिवासियों की क्या स्थिति है, देश में आदिवासियों की क्या स्थिति है और सरकार की इसमें क्या भूमिका होती है। इस सब के बारे में बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ सोनी सोरी हैं। सबसे पहले आप यह बताइए कि आपके जीवन का संघर्ष क्या रहा है। काफ़ी मुश्किलों से आप लड़ती रही और आज तक आप संघर्ष कर रही हैं, तो आप बताइए आपके जीवन का संघर्ष क्या रहा है। देखिए, आप पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूँ। पर मुझे अब जैसे जैसे इतने साल बीत गए हैं, जो मतलब लगभग 4 साल, 4-5 साल के हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मैं अपनी संघर्ष और अपनी लड़ाई को क्या बताऊं और क्या कहूं। आज तो मैं खुद उस युद्ध में उतरने के बाद और की संघर्ष मेरे अंदर, मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें आने लग गए। फिर भी आप पूछते हैं तो मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि मैंने इस संघर्ष में कैसी आई और कैसे मैं इसमें संघर्ष करी। यार, इस प्रताड़ना ने, इस अत्याचार ने, जो पुलिस का दिया हुआ, सरकार का दिया हुआ जो अत्याचार, वो मुझे जीना सिखाया, लड़ना सिखाया। आज मेरे लिए नहीं, उन पीड़ित महिलाओं के लिए भी संघर्ष करना सिखाया, उनके लिए भी जीवन से मतलब जीवन बिताने का सिखाया ना। कई चीज़ें मेरी अत्याचार जो पीड़ा है उनके लिए बहुत बड़ा एक शिक्षा के रूप में हो गया, जो आज बस्तर में ऐसे कई सोनी सोरी अब तैयार हो चुकी हैं कि वहाँ संग। और इससे पहले तो मैं मतलब एक सीधी सादी बोलना चाहिए, एक खेती किसानी आने मेरे पिता थे और मैं वैसे पली बड़ी एक ग्रामीण और एक ऐसे गांव इलाके की आदिवासी मतलब एक जगह पे पढ़ा लिखा, और मैं एक आदिवासी टीचर थी। उस टीचर में मेरा एक ही काम था कि मैं बच्चों को शिक्षा दूं। और उस जहाँ पर मैं शिक्षा दे रहे थे वो गांव ऐसा था कि मेरे अपनों का गांव था, ग्रामीण इलाका था, और लोग बहुत खुश होया करते थे। उनके पिता, उनके मतलब जिन बच्चों को पढ़ाती थी वो बच्चे मेरे से कभी मौसी कहते थे, बुआ कहते थे, कभी टीचर कहते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि हमारी आदिवासी टीचर दीदी है, बुआ है, चाची है। तो बहुत ज़्यादा ये लोग हमसे जुड़े हुए थे। तो उस इलाके में भी कहीं ना कहीं नक्सल का काफ़ी हद तक तो ऐसा प्रभाव रहा, पर हमको कभी उनसे ऐसे कभी भी हमारी शिक्षा पर इस तरह का मतलब दिक्कत का सामना कभी नहीं हुआ। और जो फिर सबसे पहले जब हुआ भी तो ये हुआ था कि जब पुलिस वाले जब स्कूलों में आके ठहरने लगे, जब गर्मी छुट्टियों, तब काफ़ी हद तक स्कूलों को तोड़ा गया। तो उस बीच में मेरे मतलब नक्सलवादियों से मेरा पहली बार मुझे बुलाया गया, तो मैं डर से नहीं जाती थी। फिर उसके बाद मेरे को लगा, लोगों ने बताया कि यहाँ पर नक्सल का गढ़ है, नक्सलवादी हैं आसपास, तो उनका सामना आपको करना पड़ेगा। तो मेरे को ये लगा कि मेरे को जाना चाहिए, मैं गई। उस बीच में यही बात हुई थी कि मतलब आपने जो स्कूल चला रहे हो उस स्कूल में पुलिस आके रुकती है, इसलिए आपकी स्कूल को उस समय 250 बच्चे के लगभग थे, हम तोड़ देंगे। तब मैंने कहा कि आप ये बताइए, तब से मुझे समझ में आया कि एक नक्सल का विचारधारा क्या है। अने मतलब उनके साथ हम हमारे पास बंदूक भले नहीं है, लेकिन उसके सामना हम कैसे कर सकते हैं। तब हमने यही पूछा था कि आप लोग ये बताइए, आप किसके लिए आए। मेरा पहला सवाल उनसे था, आप किसके लिए आए। तो बोले हम जनता के लिए। आप जनता के लिए आए तो फिर ये बच्चे किसके हैं, ये उसी जनता के बच्चे हैं। फिर इनकी शिक्षा को आप कैसे उजाड़ोगे, इनकी आसानिया को कैसे उजाड़ो। तो ये खामोश रहे। कुछ देर के बाद फिर उन्होंने मुझ पर यह शर्त रखा कि हम इसलिए तोड़ना चाह रहे थे कि यहाँ पुलिस आके रुकती है, और रुकने के बाद आसपास की महिलाओं के साथ बलात्कार करना, लोगों को मारपीट करना, ये सब होता है, इसलिए तोड़ना। तो हमने कहा कि इस स्कूल में कभी पुलिस नहीं आएगी। तब उन्होंने कहा कि आप इस बात का वादा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कभी पुलिस आके रुकी तो आपको हम जन अदालत में सज़ा दे सकते हैं। तो मुझे लगा 250 बच्चे को अगर बचाने के लिए अगर मैं ये वादा कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ। तो मैंने ठीक है, मैंने वादा कर लिया। इस तरह से मतलब उस इलाके के शिक्षा बाकी लोगों का तोड़ दिया गया, मेरी आश्रम और मेरा स्कूल बचा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम नक्सल के साथ तो अपने विचारों से जीत गए, लेकिन सरकार से जीत नहीं पाए। सरकार ने हम पे शक करने लग गई। उनको ये लगने लगा कि उन ग्रामीण इलाके के बच्चों को इतना शिक्षित कर रही है, ऐसा पढ़ा रही है और उनको ऐसा मार्गदर्शन दे रही है, और इतना एक शिक्षा के नाम पर इतना विकास हो रहा है, और उसमें ये लोग ये आरोप लगाना चालू कर दिए कि नक्सल से मिल के चला रही है। तमाम चीज़ों को मुझ पे केस पर केस बनाते गए, और सरकार ने मुझे इस तरह से घेरा
पुलिस ने कि गिरने के बाद क्या हुआ कि उसमें वारंट 4 वारंट ऑलरेडी बना के रखा था और उस वारंट को देख के हमको हमेशा टॉर्चर करती थी पुलिस, परेशान करती थी। नक्सल का कैंप कहाँ है, ये सब बताओ, कोई नक्सल कहाँ घूमता। तो हम बोलते थे हमको नक्सल से कोई लेना दे, मेरा काम है बच्चों को शिक्षा देना। तो आप अगर ये पूछेंगे कि मेरे बच्चे की कितने हैं और उन बच्चों का शिक्षा का क्या स्तर है, क्या वो सारी बातें मैं बता सकते, ना कि मैं नक्सल के बारे में कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। इस तरह कई साल तक बीत गया, फिर भी कहीं ना कहीं मुझे एसआर कांड से घेर लिए और फंसा के मुझे अरेस्ट करने के बाद जिस तरह मेरे को यातनाएं दिए, करंट शॉट देना, गुप्तांगों में पत्थरे डाला गया और निवस्त्र किया गया, कई तरह का ऐसे अपशब्द बोल के मुझे एक अत्याचार किया गया, पीड़ी इतना टॉर्चर किया गया, मार पीट हर तरह से करे। तो मैं उस वक्त ऐसे लाचार और अपने आप को ऐसे महसूस कर रही थी कि मैं आवाज़ दूं तो किसको दूं, बोलूं तो किसको बोलूं। जब मुझे निवस्त्र करके कैसे पुलिस प्रशासन ने किस तरह से उन लोग मतलब पुलिस वाले ने कैसे हमारे गुप्तांगों में पत्र डाले, आज भी हम भुला नहीं पाते हैं कि एक महिला के साथ कानून में रहने वाले, सिस्टम के साथ चलने वाले, कानून को अपने आप को सुरक्षा देने की बात कहने वाले वो ऐसे हमारे साथ कर रहे हैं। और ऐसा लेकिन कोई बताने से चिल्लाने से भी हमारी कोई बातें नहीं सुनी। जो अंकित गर्ग एसपी ने जैसे ऑर्डर दे कि जिस तरह मेरी हालात करके और वो शर्मनाक प्रताड़ना दे के जब जेल भेजा गया, तो उसके बाद जेल जाने के बाद मैंने बहुत खामोश रहती थी और सोचती थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे मुझे करना है। तो वहाँ पर भी मैंने देखा कई महिलाओं का निप्पल कटा है, चेस्ट में करंट शॉट दिया गया है, कई लोगों का अत्याचार किया गया है, बलात्कार करके जेलों में डाला है, जो उन बच्चों को वहाँ जन्म दिया। तमाम चीज़ें देखने के बाद तो वो 2 महिलाओं को मैं आज भी नहीं भूलती हूँ कि जिन्होंने महिलाएं बोले कि मुझे ऐसे बाथरूम साइड ले गए अपनी खुद के, वो बोले कि आप हर दिन रोते क्यों रहते हो दीदी, आप तो एक टीचर हो, आप लड़ सकते हो, आप तो लिखोगे तो सारा देश पढ़ेगा, आप एक टीचर, हम तो अनपढ़, हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, इसलिए आप लड़िए। आप क्या सोचते हैं कि आप ही के साथ हुआ है जो वो चीज़ हमारे साथ नहीं है। जब उन्होंने अपना कपड़े उतार के जब जेल में मेरे, तो तब मैंने देखा कि उनकी एकदम निप्पल काट दिया गया था और इतनी भयानक उनकी शरीर लग रही थी और उनके साथ करंट शॉट दिया गया, इस तरह उनका बलात्कार करके लाया गया था। उस दिन मैं रात भर नहीं सोई, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये चीज़ है कि मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक था उन लड़कियों का। तो उन लड़कियों से मैंने फिर पूछा कि आप लोग इस तरह से अभी जब निकलेंगे तो आप क्या करेंगे। तो पहले ही बोलते हैं कि नहीं, यहाँ से निकलने के बाद हम माओवादी के पास जाएंगे। तो मैंने बोला क्यों जाओगे, तो बोलते हैं कि इस शरीर से, ऐसा हमारे शरीर से हमको कौन शादी करेगा और हम अपने ऐसे शरीर को लेके किसके पास जाएं, हमको गाँव में जाएंगे तो गाँव वाले भी हमको उतना वो नहीं करेंगे। तो ऐसा मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान करते ही पुलिस प्रशासन और किस तरह से हिंसा करती है, कैसे प्रताड़ित करती है, महिला को ज़िंदगी जीने के लिए कैसे मजबूर करते हैं। तब मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे मन में ये लगा कि मेरे को लड़ना चाहिए और मेरे को ये लगा कि मेरी लड़ाई को, मेरे साथ जो हुआ उस चीज़ को सारे लोगों को बताने की ज़रूरत है और मैं बताऊँगी। ये सोच के मैं सबसे पहले हिमांशु सर जो मेरे गुरु थे, जिन्होंने मुझे आज उनकी शिक्षा की देन है कि उन्होंने ऐसे हमको शिक्षा दिया था, जो आज उस शिक्षा के बदौलत हम बहुत अपने प्रताड़ना को उस लिखित में इस तरह से चिट्ठी को लिखा और उनको भेजे और उन्होंने उसे कई जगह पे डाला, कई लोगों तक पहुंचाया, फिर सुप्रीम कोर्ट को लिखा। वो लेटर कई इंटरनेट में बहुत सारे लेटर हैं, ये है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम ये जो संघर्ष जो है, जो बोलते हैं ना कि अत्याचार से व्यक्ति 2 ही चीज़ तय करता है, या तो आत्महत्या करता है या तो उभरता है। हम ये सोचिए, हम बहुत ज़्यादा इस लड़ाई, इस अत्याचार ने हमको बहुत ज़्यादा एक ताकत भर दिया। जितना ज़्यादा हम पे आज मानसिक रूप से भी प्रताड़ना कर दिया जाता, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर में एक ताकत पैदा होती। इसके अलावा भी कई केमिकल अटैक हुआ, कई तरह से हमको शर्मनाक चलते फिरते भी कई बातें बोला गया कि देखो इसको इतने ऐसा बलात्कार किए, इतने पुलिस वाले ने ऐसा किया, इनके शरीर को ऐसा, कई तरह का सामना हमको करना। लेकिन आज वो चीज़ें मेरे को अब ये नहीं लगता कि वो मेरे लिए बड़ी बात है। मेरे लिए आज ये बड़ी बात है कि आज बस्तर में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो आए दिन होता है, हर रोज़ जब बताते हैं, जिस गांव में फोर्स चली जाती है, मुझे फ़ोन करके बताते हैं पता नहीं आज हम लोग को किस किस चीज़ों का सामना करना पड़े। जबकि फ़ोन मेरे पास आता है तो कम से कम 100 किलोमीटर दूरी पे रात में आ जाता है, कभी 8 बजे रात को या 10 बजे रात को। तब वहाँ से मेरे को कभी फ़ोन करके बताते हैं कि हमारे गाँव में पुलिस आ गई है और हमको बहुत डर लग रहा है। तो तब मैं उनसे बोलती हूँ डरो मत, हिम्मत कर रखो। कैसे हिम्मत
मत रखेंगे। अभी पता नहीं आज हमको कितने को मारेंगे, किसके साथ, इतने लोगों में किन किन के साथ क्या होगा, हमारे लोगों को पकड़ के ले जाएं। फिर दूसरा दिन फ़ोन आता है कि यहाँ से पकड़ के ले गए, 2 लोगों को मार दिए, बाकी महिला का बलात्कार का शिकायत आता है। ये तो आए दिन बस्तर में इस तरह से हो रहा है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी लड़ाई कॉरपोरेट से है, सरकार से है या नक्सलियों से है? देखिए, मेरी लड़ाई, ये सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार से मेरी लड़ाई इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हमने जो पुलिस प्रशासन जो हमारे साथ अत्याचार किया, आज भी महिलाओं के साथ कर रहा है, हमारे युवा पुरुष के साथ कर रहा है, एक मतलब बूढ़े हमारे पिता की तरह है उनके साथ कर रहा है। तो सरकार से इसलिए बार बार हम सरकार की बातें करते हैं। तो सरकार से तो हम उम्मीद रखते हैं ना कि सरकार हमारी सुरक्षा करेगी। फिर वही सरकार इस तरह की अगर प्रताड़ना देगी तो हम किससे उम्मीद रखें? तो आज उस सरकार से फिर हमारा सवाल ये उठता, सरकार हमारे साथ ऐसा कर क्यों रही, उन आदिवासियों के साथ ऐसा कर क्यों रही? तब हमको ये देखने को मिलता है कि सरकार को हमारी ज़मीन चाहिए, हमारी आदिवासियों की ज़मीन की ज़रूरत है। उस ज़मीन के लिए हम जैसे लोगों को और भी हमारे ग्रामीण लोगों, आदिवासियों को, सारे लोगों को परेशान कर रही है नक्सल के नाम। तो हमारी लड़ाई किससे होनी चाहिए? हम नक्सल से पहले हम सरकार से पूछना चाहते हैं। नक्सल इतनी बड़ी समस्या नहीं है, इसलिए हम उतनी बड़ी चीज़ को उसको नक्सल का नहीं लेते हैं। सरकार हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार को चाहिए ज़मीन, और उस ज़मीन को बेदखल करने के लिए सरकार को चाहिए हम जैसे आदिवासियों को नक्सल के नाम पे मारना, नक्सल के नाम से बलात्कार करना, नक्सल के नाम पे जेल भेजना और इसे मानसिक रूप से प्रताड़ना करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो कई बार ये भी सवाल आता है कि आप नक्सल के विरोध कुछ नहीं बोलते, सरकार के खिलाफ बोलते। तो हमारा काम है, हम नक्सल के विरोध भी बोलते हैं, क्योंकि नक्सल भी जब हमारे लोगों को, हमारे आदिवासी ग्रामीणों को कभी मुखबरी के नाम से हत्या करती है, मुखबरी के नाम से हत्या करती है, तो तब हम सवाल जरूर उठाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों को जो हत्या करना किसी का हक नहीं, ना तो नक्सल को ना सरकार को। अच्छा मैम, अभी हाल के दिनों में बहुत चर्चा में आया कि बेला भाटिया जी आप लोगों को, तमाम लोगों को सरकार कह रही है कि बस्तर छोड़कर चले जाएं। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है और आप लोग क्या बस्तर छोड़कर जा रही हैं? देखिए, आप यह भी कहा कि आपकी लड़ाई किससे है, नक्सलवादी से या सरकार से है, या फिर बड़े पूंजीपति से। पूंजीपति और सरकार तो एक हैं। तो नक्सलवादी तो नहीं बोला ना सोनी सोड़ी बस्तर छोड़ के जाओ, कभी इस तरह का कोई मतलब स्टेटमेंट नहीं आया, कुछ नहीं है। लेकिन सरकार के पाले हुए गुंडे और सरकार में जो सरकार ने जिस संगठन को चला रही, वो कह रहे हैं बस्तर छोड़ के चले जाओ। तो हम किससे लड़ें? आपको साफ ये नज़र आता है कि हम सरकार को तो ये सवाल पूछेंगे, हम बस्तर छोड़ के कैसे जाएं? बस्तर हमारा है, वो हमारी जन्म स्थान है, हमारी जन्मभूमि है, वो हमारी ज़मीन है। हम उस जगह पर बाहर क्यों जाएं? हमारा ऐसे क्या गुनाह है? अगर हमारे ऊपर कोई गुनाह है, हमने कोई अपराध किया, तो कानून प्रक्रिया से करिए, उसके लिए हम तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं। अगर हम गलत हैं, हमारे ऊपर कोई धारा बनती है, हम ये नहीं कह रहे हैं सरकार को कि हमको माफ़ करिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर केस बनता है तो आप कानून प्रक्रिया से आप हम पर केस करिए, हम उसके लिए लड़ने को तैयार है। लेकिन आप इनलीगल तरीके से इस तरह से आरोप लगाना, गुंडे तैयार करना, कुछ संगठनों को तैयार करना, मतलब हमला करना, बेला भाटिया को जैसे अभी 150-200 लोगों को तैयार करके ला के उस अकेली रहती है, उसके ऊपर घर घुस के इस तरह से उसको धमकी देना, ये सब गुंडागर्दी करना, सोनी सोनी पर केमिकल डालना, ये धमकी देना, बेटी को साथ बलात्कार करेंगे, इससे ज़्यादा भयानक तरीके बेटी को ऐसा करे, ये सब क्या है? तो ये सब आखिर क्यों सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है? और सरकार ने जिस संगठन को बना के जो पूरा उनका सपोर्ट देती है, तो उसको कभी भी उसे क्यों रोकने की कोशिश नहीं करती? मतलब है सरकार हमको इसलिए भगाने की बातें कहती है क्योंकि हम सरकार के किए हुए हर कारनामा का पर्दाफाश करते हैं, पूरे देश में बताते हैं, उन साथियों को बताते हैं। बेला भाटिया भी वही करती है, लीगल ग्रुप भी वही करते हैं। तो इसलिए हम लोग वहाँ से भगाने की बात करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सारे देशवासी आप लोग आइए बस्तर, क्योंकि बस्तर आप सबका है। बस्तर इस भारत देश का एक हिस्सा है, तो उसका सबका अधिकार है बस्तर में आना और जाना। ये नहीं है कि आज पुलिस प्रशासन या सरकार बोल देगी और सरकार के जो बनाए हुए गुंडे या संगठन ये बोले बस्तर छोड़ के चले जाओ और बस्तर में कोई नहीं आएगा। ऐसा कभी देश में कोई कानून में नहीं चला है। देश हम सब एक है। फिर क्यों बोलते हैं हिंदू सिख ईसाई सब हम एक हैं? बाबा अम्बेडकर ने कि जो पहले से सबके लिए एक एक कानून, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, हर जाति वर्ग के लिए जो कानून बना, उस कानून का फॉलो करें ना, उस कानून से सरकार चले।
हम तैयार है, हम चैलेंज करते हैं, उस कानून के तहत चलेंगे तो हम भी उसमें लड़ने को बिल्कुल। हम आज भी संविधान की बात कर रहे हैं, आज भी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हम उसी सिस्टम को, उसी जो हमारे जो मतलब डॉक्टर अम्बेडकर जी जो मतलब संविधान बनाया, कानून बनाया, उसमें फॉलो करने का हम तैयार। हम लड़ भी रहे हैं उसी संविधान पर। हम ये नहीं कर रहे हैं किसी को धमकी देना, हम बिल्कुल सिस्टम से लड़। तो उसी तरह से सरकार क्यों नहीं लड़ना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सोनी सोरी, जिनका साफ साफ कहना है कि सरकार की नज़र उनकी ज़मीन पर है। इनका यह भी कहना है यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानती है और उसी के अनुरूप ये अपनी लड़ाई को भी जारी रखेंगी। इनको सोनी सोरी और बेला भाटिया समेत तमाम कार्यकर्ताओं को बस्तर छोड़ने के लिए सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि बस्तर उनकी ज़मीन है, जंगल उनका है, वो किसी भी हालत में बस्तर को छोड़कर नहीं जाएंगे। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।